नमस्कार दोस्तों। 7 नवंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम। चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट पीआईबी, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान मंथन। तो आज की पहली और शायद सबसे कहना चाहिए पेचीदा खबर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग और उसकी एक खास प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसको लेकर एक बड़ा विश्लेषण सामने आया है। और मामला और भी गर्म हो जाता है जब पता चलता है कि असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये क्या मामला है? बिल्कुल। देखिए, हुआ ये है कि ईसीआई ने देश भर में एसआईआर 2.0 शुरू किया है। ये बेसिकली एक डोर टू डोर इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची का अपडेट है। अच्छा। ये नवंबर 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, इस पूरी कवायद से असम को फिलहाल बाहर रखा गया है। ईसीआई ने कहा है कि असम को बाद में शामिल किया जाएगा। अच्छा, और ईसीआई ने इसका कारण क्या बताया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मतलब पूरे देश में हो रहा और एक राज्य बाहर है? बिल्कुल अजीब लगता है और यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अक्टूबर 27 को ये बताया कि असम को सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ खास प्रावधानों स्पेसिफिकली सेक्शन 6A उसकी वजह से बाहर रखा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो सिटीजनशिप असर्टेनमेंट यानी नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया चल रही थी वो अब पूरी होने वाली है। लेकिन नागरिकता निर्धारण प्रक्रिया असम में तो जहां तक मुझे याद है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का काम 2019 में पूरा हो गया था ना? हाँ बिल्कुल। फाइनल लिस्ट भी आ गई थी। तो फिर ये पूरी होने वाली है का क्या मतलब है? यहीं पर आज का विश्लेषण सवाल उठा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्लेषण यही कह रहा है कि सीईसी का ये बयान कि प्रक्रिया पूरी होने वाली है, ये तथ्यात्मक रूप से मतलब फैक्चुअली सही नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि असम एनआरसी का काम तो अगस्त 2019 में ही पूरा हो चुका था। विश्लेषण का तर्क ये है कि ईसीआई का ये फैसला असम को बाहर रखने का असल में दो चीजें दिखाता है। पहला, ये शायद दूसरे राज्यों में ईसीआई द्वारा अपनी शक्तियों के संभावित उल्लंघन, जुरिस्डिक्शनल ओवररीच जिसे कहते हैं, उसको छुपाने की कोशिश है। हाँ। और दूसरा, ये कदम 2019 में पूरी हो चुकी एनआरसी के साथ सीधे कानूनी टकराव से बचने के लिए उठाया गया है। और विपक्ष इसे बैकडोर एनआरसी कह रहा है, मतलब पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश। बाप रे, ये तो काफी गंभीर आरोप है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये कहाँ फिट बैठता है, मतलब सिलेबस में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सीधे आता है। इसमें ईसीआई की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईसीआई, खासकर आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, ठीक है। हाँ। जो ईसीआई को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की शक्ति देता है। फिर आता है भारतीय संविधान के नागरिकता प्रावधान, खासकर पार्ट 2 और सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 और उसका सेक्शन 6A। और साथ ही ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, उस सिद्धांत को भी छूता है कि भाई कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के काम अलग हैं। तो यहां सवाल उठ रहा है कि क्या ईसीआई अपना काम कर रहा है या नागरिकता तय करने का काम, जो मूल रूप से कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का है। सही बात है। और मेंस के लिए क्या एंगल बनता है इससे? कोई सीधा सवाल? मेंस के लिए सीधा सवाल बन सकता है, बिल्कुल। जैसे क्या भारत का चुनाव आयोग ईसीआई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के संचालन में आर्टिकल 324 के तहत अपने जनादेश से आगे बढ़कर एक समानांतर नागरिकता न्यायाधिकरण बन रहा है? संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं के आलोक में विश्लेषण करें, इस तरह का सवाल। ओके। ये सवाल ईसीआई के मैंडेट और उसकी सीमाओं पर केंद्रित है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये जरूरी क्यों है। लेकिन थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ये एसआईआर आखिर है क्या भला? और असम एनआरसी का मामला क्या था? थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर
ये ईसीआई का एक बहुत बड़ा अभियान होता है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओज जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो जो वोटर स्लिप लेकर आते हैं घर पर। हाँ, बिल्कुल वही। वो घर घर जाकर मतदाता सूची को वेरीफाई करते हैं। मकसद ये होता है कि सूची में से घोस्ट वोटर्स, मतलब ऐसे नाम जो असल में मौजूद नहीं हैं या मर चुके हैं, उन्हें हटाया जाए। अच्छा। नामों या पतों की गलतियां सुधारी जाएं और जो नए लोग वोट देने के योग्य हो गए हैं, जैसे 18 साल के वो युवा, उन्हें जोड़ा जाए। बेसिकली वोटर लिस्ट को एकदम एक्यूरेट और अप टू डेट बनाना। SIR 1.0 पहले हो चुका है, अब ये SIR 2.0 है। ओके, समझ गई। और असम एनआरसी, वो तो बहुत सुर्खियों में था कुछ साल पहले। हाँ, असम एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और कहना होगा विवादास्पद अभ्यास था। इसका मकसद था असम राज्य में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना और अवैध प्रवासियों को अलग करना। ये सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुआ था। बहुत सालों तक ये प्रक्रिया चली और आखिरकार अगस्त 31, 2019 को इसकी अंतिम सूची प्रकाशित हुई। हाँ, याद है मुझे। इस सूची में 3.11 करोड़ लोगों को भारतीय नागरिक माना गया, जबकि, और ये आंकड़ा बड़ा है, 19.06 लाख लोग इससे बाहर रह गए। 19 लाख से ज्यादा? जी, ये आज़ादी के बाद भारत में हुआ एकमात्र एनआरसी अपडेट है। और असम का वो विशेष कानूनी दर्जा सेक्शन 6A, जिसका जिक्र CEC ने किया था, वो क्या है? हाँ, सेक्शन 6A, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 1985 में हुए असम अकॉर्ड, असम समझौते के तहत जोड़ा गया था। ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ असम राज्य पर लागू होता है। सिर्फ असम पर? हाँ, सिर्फ असम पर। ये असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए बाकी देश से अलग कट ऑफ डेट्स निर्धारित करता है। मुख्य कट ऑफ डेट है मार्च 24, 1971, 24 मार्च 1971। मतलब इस तारीख के बाद असम में आए अवैध प्रवासियों, मुख्यतः बांग्लादेश से, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। ओके। इस सेक्शन 6A की संवैधानिकता को लेकर भी काफी विवाद रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में इसकी वैधता को बरकरार रखा है। यानी कोर्ट ने मान लिया है कि असम के लिए नागरिकता के नियम बाकी देश से अलग हैं। ओके, तो अब कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है। SR है वोटर लिस्ट अपडेट, NRC था सिटीजनशिप चेक, और सेक्शन 6A असम का स्पेशल सिटीजनशिप लॉ है, जिसे SC ने भी वैलिड माना है। अब वापस आते हैं आज के विश्लेषण पर। की कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से दोहरा दें ताकि श्रोताओं के दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, की कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। ECI द्वारा मतदाता सूची का व्यापक डोर टू डोर सत्यापन, घर घर जाकर जांच। 2. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC। सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों का रजिस्टर। 2019 का असम NRC आजादी के बाद का एकमात्र अपडेटेड रजिस्टर है। 3. सेक्शन 6A, सिटीजनशिप एक्ट 1955। असम के लिए विशेष नागरिकता प्रावधान, मार्च 24, 1971 की कट ऑफ डेट के साथ। 4. आर्टिकल 324, संविधान का अनुच्छेद जो ECI को चुनाव कराने और मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल देता है। गॉट इट। अब आते हैं विश्लेषण के मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस पर। पहला पॉइंट था कि ECI के तर्क को धुंध का पर्दा या स्मोक स्क्रीन क्यों कहा जा रहा है। मतलब CEC ने कहा कि नागरिकता निर्धारण पूरा होने वाला है। हाँ, विश्लेषण कहता है कि ये स्मोक स्क्रीन इसलिए है क्योंकि CEC का बयान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, असम में नागरिकता निर्धारण यानी NRC का काम तो 2019 में खत्म हो चुका है। हाँ। तो ये कहना कि ये पूरा होने वाला है, ये या तो गलत जानकारी है या फिर जानबूझकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। विश्लेषण के अनुसार असली मुद्दा या चुनौती 2019 की वो फाइनल NRC लिस्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया था। ECI इस पूरी हो चुकी प्रक्रिया से कैसे निपटेगा, ये असली सवाल है। ये नहीं कि कोई प्रक्रिया पूरी होने वाली है। ये बात तो सोचने वाली है। दूसरा पॉइंट था लीगल पैराडॉक्स, कानूनी विरोधाभास का, जिसे ECI टाल रहा है, ऐसा कहा गया। ये क्या पैराडॉक्स है? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। देखिए, असम को SIR 2.0 से बाहर रखकर ECI असल में एक बड़े संस्थागत टकराव, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट से बच रहा है। टकराव
किसके बीच? टकराव ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया और 2019 की फाइनल एनआरसी लिस्ट के बीच। क्यों? क्योंकि 2019 की एनआरसी लिस्ट एक अंतिम, फाइनल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी की गई सूची है। अब एसआईआर प्रक्रिया, जैसा कि बिहार में हुए पायलट प्रोजेक्ट से संकेत मिले हैं, वो कथित तौर पर लोगों से उनकी नागरिकता के प्रमाण मांग रही हैं, जैसे माता पिता की जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, ताकि मतदाता सूची बन सके। ओह, तो अगर असम ने एसआईआर होता तो क्या होता? दिक्कत कहाँ आती? अगर असम में एसआईआर होता तो दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, जो एक कानूनी विरोधाभास, लीगल पैराडॉक्स पैदा करती। पहला, क्या ऐसा हो सकता था कि कोई व्यक्ति जिसका नाम 2019 की फाइनल एनआरसी लिस्ट में है, मतलब एससी मॉनिटर्ड प्रोसेस से भारतीय नागरिक माना गया है, वो एसआईआर प्रक्रिया में नागरिकता साबित ना कर पाए और मतदाता सूची से बाहर हो जाए? बाप रे! और दूसरा, इसका उल्टा, क्या ऐसा हो सकता था कि कोई व्यक्ति जिसका नाम 2019 एनआरसी लिस्ट में नहीं है, यानी उन 19.06 लाख लोगों में से एक, वो एसआईआर प्रक्रिया में दस्तावेज दिखाकर मतदाता सूची में शामिल हो जाए? दोनों ही सूरतों में ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया से बनी सूची और एससी मॉनिटर्ड एनआरसी सूची में सीधा टकराव होता। कॉन्ट्रडिक्शन। ईसीआई शायद इसी टकराव से बचना चाहता है। असम तो बाहर रखकर ईसीआई एक तरह से ये मान रहा है कि वो 2019 एनआरसी की अंतिमता, फाइनलिटी, को चुनौती नहीं दे सकता या उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। वाह, ये तो वाकई एक कहना चाहिए लीगल टाइट रोप वॉक जैसा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए, जैसा विश्लेषण कह रहा है, कि असम का अपवाद ही बैकडोर एनआरसी के आरोप को साबित करता है? विश्लेषण का तर्क तो यही है। आप सोचिए, अगर एसआईआर वाकई सिर्फ मतदाता के विवरण, जैसे पता बदला या नहीं, उम्र सही है या नहीं, सिर्फ इसी को जांचने की प्रक्रिया होती, तो किसी की नागरिकता या सिटीजनशिप या एनआरसी स्टेटस से उसका क्या लेना देना? हाँ, बात तो सही है। वोटर लिस्ट अपडेट तो सबका होना चाहिए। बिल्कुल, वोटर लिस्ट अपडेट तो एनआरसी में शामिल लोगों का भी होना चाहिए, और बाहर रह गए लोगों का भी, अगर वो कहीं और के नागरिक हैं और वहां वोट डालने के योग्य हैं। लेकिन ईसीआई को असम को बाहर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि वहां एक फाइनल एनआरसी लिस्ट मौजूद है जो नागरिकता तय करती है। विश्लेषण कहता है कि ईसीआई जानता है कि एसआईआर प्रक्रिया में नागरिकता के सवाल उठेंगे, जैसा बिहार पायलट में हुआ, और असम में ऐसा करने से वो सीधा एनआरसी से टकराएगा। इसलिए असम को बाहर रखने का मतलब ही यही निकलता है कि एसआईआर सिर्फ पते और उम्र का वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकता का एंगल भी शामिल है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। इससे बैकडोर एनआरसी के आरोप को, कहना चाहिए, बल मिलता है। और चौथा पॉइंट था एसीआई का जुरिस्डिक्शनल ओवररीच, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना। ये कैसे? ये ईसीआई के अपने ही नियमों से जुड़ा है। ईसीआई के खुद के दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, ये कहते हैं कि मतदाता सूची बनाते समय अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता संदिग्ध लगती है, तो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ या संबंधित अधिकारी उस मामले को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, को भेजेगा। सक्षम प्राधिकारी कौन हुआ? जैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स? हाँ, जैसे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स या जिला कलेक्टर। ईसीआई खुद नहीं। इसका मतलब ईसीआई खुद नागरिकता तय नहीं करेगा, सिर्फ रिपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली। इसका सीधा मतलब है कि ईसीआई खुद नागरिकता तय करने वाला सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उसका काम संदिग्ध मामलों को रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं। लेकिन आरोप यह है कि बिहार में हुए एसआईआर पायलट प्रोजेक्ट में बीएलओज ने सीधे लोगों से नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज मांगे। अच्छा, अगर ये सच है तो ईसीआई एक तरह से खुद ही एक समानांतर नागरिकता न्यायाधिकरण, पैरेलल सिटीजनशिप ट्राइब्यूनल की भूमिका निभा रहा था, जो कि संवैधानिक रूप से उसके दायरे से बाहर है। आर्टिकल 324 उसे चुनाव कराने का अधिकार देता है, नागरिकता तय करने का नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 6A पर अक्टूबर 2024 का फैसला भी इस बात को पुख्ता करता है कि असम का नागरिकता का मामला एक अद्वितीय कानूनी शासन, यूनिक लीगल रिजीम के तहत आता है, जिसे ईसीआई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो पूरा मामला काफी उलझा हुआ है। आपने असम एनआरसी 2019 के आंकड़ों का जिक्र किया था, वो एक बार फिर बता दीजिए ताकि श्रोताओं को इसका स्केल समझ में आए। हाँ, ये आंकड़े जरूरी हैं, फिर से सुन लीजिए। कुल आवेदक, टोटल एप्लीकेंट्स, लगभग 3.30 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। पात्र पाए गए, इंक्लूडेड, इनमें से 3.11 करोड़ लोगों को सूची में शामिल किया गया। अयोग्य पाए गए, एक्सक्लूडेड, 19,06,000 लोगों को सूची से बाहर रखा गया। 19,06,000 शामिल कुल अधिकारी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 52,000 सरकारी कर्मचारी लगे थे। कुल लागत, टोटल कॉस्ट,
अनुमान है कि इस पर 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया। बाप रे, 19 लाख लोग बाहर और 1600 करोड़ का खर्च। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? निष्कर्ष ये है कि ईसीआई को अपने मूल संवैधानिक कार्य यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और एक सटीक मतदाता सूची बनाना, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे नागरिकता निर्धारण जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दे में नहीं पड़ना चाहिए, जिसके लिए अलग कानून और संस्थाएं हैं। ठीक है। विश्लेषण सुझाव देता है कि असम के लिए ईसीआई को 2019 की फाइनल एनआरसी लिस्ट के डेटा का इस्तेमाल करके ही मतदाता सूची को अपडेट करना चाहिए, और बाकी भारत के लिए एससीआईआर के दिशा निर्देशों को बिल्कुल स्पष्ट, अनएम्बिगुअस करना होगा, ताकि नागरिकता सत्यापन का कोई भ्रम या गुंजाइश ना रहे और यह सुनिश्चित हो कि ईसीआई अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम कर रहा है। बिल्कुल सही। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि ईसीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर सवाल ना उठें। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से है और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से जुड़ी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज नवंबर 7 नवंबर 2025 को आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों, जिसे कोर्ट ने गंभीर खतरा, ग्रेव मेनेस कहा है, उससे निपटने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी करने वाला है। अच्छा। ये निर्देश खासकर सरकारी और पब्लिक सेक्टर संस्थानों के परिसरों, प्रेमिसेस में आवारा कुत्तों को खिलाने, फीडिंग के नियमन पर केंद्रित होंगे। कोर्ट ने पाया है कि इन जगहों पर कर्मचारी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए कुत्तों को समर्थन, भोजन और प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कोर्ट अब ये तय करेगा कि सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाया जाए या नहीं और कैसे खिलाया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब है। यूपीएससी के नजरिए से ये मामला कैसे महत्वपूर्ण है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोर्ट इस स्तर पर दखल दे रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बड़े हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिहाज से ये जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां न्यायपालिका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के काम में दखल दे रही है। यहां ये सवाल भी उठता है कि क्या ये जुडिशियल ओवररीच न्यायिक अतिक्रमण तो नहीं है? क्या ये न्यायपालिका का काम है? साथ ही ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, उस सिद्धांत से भी जुड़ा है। ओके। और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसे एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कुत्तों के काटने से रेबीज फैलता है जो जानलेवा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में साल में 3.7 मिलियन यानी 37 लाख डॉग बाइट्स रिपोर्ट होते हैं। 37 लाख? बाप रे, ये तो वाकई भयानक है। इस मामले का बैकग्राउंड क्या है? कोर्ट इसमें कैसे आया? मतलब किसी ने याचिका डाली थी? नहीं, कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था, मतलब खुद ही मामले को उठाया था। अच्छा, खुद से? हाँ, मीडिया में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और खासकर बच्चों में रेबीज से होने वाली मौतों की खबरों के बाद कोर्ट का मानना है कि इस समस्या का मूल कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, इन नियमों को ठीक से लागू करने में व्यवस्थागत फेलियर है। ABC रूल्स? हाँ, सुना है इनके बारे में। जी, ये नियम कुत्तों की नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ताकि उनकी आबादी कंट्रोल में रहे और रेबीज ना फैले। स्थिति इतनी गंभीर थी कि 3 नवंबर को कोर्ट ने नियमों का पालन न करने के लिए सभी दोषी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, मुख्य सचिवों, जो राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, उन्हें तलब करने जैसा कड़ा कदम उठाया था। चीफ सेक्रेटरीज को तलब करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आज के निर्देशों का विश्लेषण क्या कहता है? क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म सही है इस मामले में? विश्लेषण कहता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक टेक्स्ट बुक केस है, जहां न्यायपालिका उस खाली जगह, एग्जीक्यूटिव वैक्यूम को भर रही है जो कार्यपालिका की विफलता से पैदा हुई है। नगर निगमों और राज्य सरकारों का ये वैधानिक कर्तव्य, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो ABC नियमों को लागू करें, लेकिन वो इसमें विफल रहे हैं। इसलिए न्यायपालिका को नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ रहा है। चीफ सेक्रेटरीज को तलब करना और अब कुत्तों को खिलाने की जगहों, फीडिंग स्पॉट्स के बारे में इतने सूक्ष्म स्तरीय, माइक्रो लेवल निर्देश देना, ये सब दिखाता है कि कोर्ट एक तरह से प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका निभा रहा है, जो असल में कार्यपालिका का काम है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रहा? कहाँ कुत्ते को रोटी खिलानी है ये तय करना कोर्ट का काम है क्या? जुडिशियल ओवररीच का खतरा? हाँ, बिल्कुल, जुडिशियल ओवररीच का सवाल उठता है, लेकिन कोर्ट की रणनीति शायद वृद्धिशील,
इंक्रीमेंटल और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक लग रही है। पहले सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय परिसरों पर ध्यान केंद्रित करके कोर्ट एक ऐसे डोमेन को टारगेट कर रहा है जहां उसका सीधा नियंत्रण है सरकारी कर्मचारियों पर और जहां वो एक स्पष्ट लागू करने योग्य मिसाल प्रेसिडेंट कायम कर सकता है। हो सकता है ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट हो। इसमें कोई संवैधानिक संतुलन का भी एंगल है। आपने शायद आर्टिकल 21 और 51AG का जिक्र किया था शुरू में। बिल्कुल, ये मामला दो मौलिक संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। इसमें नागरिकों का एक सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है जिसमें आवारा कुत्तों के हमले का डर ना हो। 2, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51AG। ये कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स रखे ना। इसी करुणा का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन अगर ये खिलाना अनियंत्रित तरीके से हो और उससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़े तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाने की बात कही है। हाँ, याद आया। तो आज के निर्देश शायद इसी दिशा में होंगे कि करुणा भी बनी रहे, यानी खिलाने पर पूरी तरह रोक ना लगे, लेकिन इसे इस तरह से विनियमित किया जाए जैसे सिर्फ तय जगहों पर खिलाना, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा आर्टिकल 21 भी सुनिश्चित हो। यह एक नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस साधने की कोशिश है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। देखते हैं आज कोर्ट क्या निर्देश देता है। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी की तरफ। और आज यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI पर एक बहुत बड़ी चर्चा है। एक विश्लेषण इसे भारत के लिए तत्काल नीतिगत अनिवार्यता यानी अर्जेंट पॉलिसी इम्पेरेटिव बता रहा है। UBI यानी सबको बिना शर्त बेसिक इनकम देना। ये तो सुनने में ही क्रांतिकारी लगता है। हाँ, UBI यानी सार्वभौमिक बुनियादी आय का कॉन्सेप्ट ही क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि सरकार देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली, नियमित रूप से, रेगुलरली एक तयशुदा नकद राशि कैश अमाउंट दे। आज का विश्लेषण तर्क दे रहा है कि भारत जिस तरह के संकटों के संगम कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्राइसिस का सामना कर रहा है या करने वाला है, उसे देखते हुए UBI अब सिर्फ एक अकादमिक बहस का मुद्दा नहीं बल्कि एक जरूरी नीतिगत कदम बन गया है। कौन से संकटों की बात हो रही है? किन क्राइसिस की? विश्लेषण 4 बड़े संकटों की ओर इशारा कर रहा है। 1, एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी, अत्यधिक धन असमानता। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2, ऑटोमेशन ड्रिवन जॉब डिस्प्लेसमेंट, स्वचालन से नौकरियों का जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और नई टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सी मौजूदा नौकरियां खत्म होने का खतरा है। 3, गिग इकोनॉमी प्रिकैरिटी, मतलब ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले लाखों वर्कर्स, उन्हें रेगुलर जॉब की सुरक्षा, पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनका भविष्य अनिश्चित है। 4, क्लाइमेट ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट, जलवायु संचालित विस्थापन। क्लाइमेट चेंज के कारण बाढ़, सूखा, समुद्री जलस्तर बढ़ने जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। विश्लेषण का मानना है कि इन चारों चुनौतियों का एक साथ सामना करने के लिए भारत का मौजूदा कल्याणकारी ढांचा, वेलफेयर आर्किटेक्चर काफी नहीं है और UBI ही शायद सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। वाओ, ये तो भविष्य की बड़ी चुनौतियों की बात हो गई। UPSC के लिहाज से UBI कितना रेलेवेंट है? कहाँ फिट होता है ये? बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा। GS पेपर 3, इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, गवर्नमेंट बजटिंग, सरकारी बजट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के प्रभाव, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन, इन सब टॉपिक से UBI सीधे जुड़ता है। GS पेपर 2, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं के तहत ये एक बड़ा पॉलिसी ऑप्शन है। GS पेपर 1, सोसाइटी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, गरीबी और विकासात्मक मुद्दों से इसका गहरा नाता है। एसे, निबंध, फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का भविष्य, वेलफेयर वर्सेस फ्रीबीज, कल्याण बना मुफ्तखोरी या रेवड़ियां, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द डिजिटल एज, डिजिटल युग में सामाजिक अनुबंध, इन जैसे कई संभावित निबंधों के लिए UBI एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करता है। बिल्कुल। अच्छा, भारत में UBI की बहस कब और कैसे शुरू हुई थी? क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए? कॉन्सेप्ट तो पुराना है, दुनिया में इस पर काफी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन भारत की मुख्य धारा की नीतिगत बहस, मेन स्ट्रीम पॉलिसी डिस्कोर्स में UBI का जिक्र प्रमुखता से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17, आर्थिक सर्वेक्षण 16-17 से आया। हाँ, याद है मुझे, उस सर्वे में पूरा चैप्टर था इस पे। जी बिल्कुल।
उस सर्वे ने यूबीआई पर पूरा एक चैप्टर समर्पित किया था। तब यूबीआई को मुख्य रूप से 2 कारणों से देखा गया था। पहला, गरीबी कम करने के एक प्रभावी तरीके के रूप में, और दूसरा, मौजूदा अक्षम और लीक होने वाली सब्सिडी योजनाओं, इनएफिशिएंट एंड लीकी सब्सिडी स्कीम्स जैसे पीडीएस या फर्टिलाइजर सब्सिडी, उनके संभावित प्रतिस्थापन के रूप में। अच्छा, क्या भारत में यूबीआई का कोई प्रयोग हुआ है, कोई पायलट स्टडी? हाँ, कुछ छोटे स्तर पर पायलट अध्ययन हुए हैं। इनमें सबसे चर्चित मध्य प्रदेश में सीवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा 2011-13, 2011-13 में किया गया पायलट प्रोजेक्ट है। सेवा वाला, हाँ सुना है। क्या नतीजे थे उसके? उसके नतीजे काफी सकारात्मक थे। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को बिना शर्त नकद राशि मिली, उनके पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल्स में सुधार हुआ, बच्चों की स्कूल उपस्थिति, स्कूल अटेंडेंस बढ़ी, और उनकी खुद की आय, इनकम जनरेशन भी बढ़ी। आय बढ़ी, वो कैसे? क्योंकि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल छोटी मोटी संपत्ति खरीदने या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में किया। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई कि लोगों की काम करने की इच्छा, इंसेंटिव टू वर्क, वो कम नहीं हुई। अच्छा, ये तो वो तर्क है जो यूबीआई के आलोचक देते हैं कि लोग काम करना बंद कर देंगे। जी, पर उस कड़ी में ऐसा नहीं पाया गया। ये तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आपने भारत में बढ़ती असमानता का जिक्र किया था, क्या इस पर कुछ ठोस आंकड़े हैं जो यूबीआई की जरूरत को और पुख्ता करते हो? हाँ, और ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है और यूबीआई जैसे विचार को बल देते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रही। बहुत अच्छी ग्रोथ। हाँ, सबसे तेज। जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर यह अच्छी खबर है। जी। लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी, जीनी कोएफिशिएंट, 2023 में भारत का वेल्थ जीनी कोएफिशिएंट 75 था। जीनी कोएफिशिएंट असमानता मापता है। 0 मतलब पूर्ण समानता, 100 मतलब पूर्ण असमानता। 75 का स्कोर ये अत्यधिक धन संकेंद्रण, एक्सट्रीम वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। 75, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और देखिए, वेल्थ शेयर ऑफ टॉप 1%। देश की कुल संपत्ति का 40%, 40% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास है। ये आंकड़ा वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस का है। 40%? सिर्फ 1% लोगों के पास? जी हाँ। और वेल्थ शेयर ऑफ टॉप 10%, ऊपर के 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। विश्लेषण कहता है कि धन का ऐसा जमावड़ा औपनिवेशिक काल के बाद से नहीं देखा गया है। 77% टॉप 10% के पास? बाप रे। और इन सब के बीच वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 137 देशों में 126 स्थान पर था। यह दिखाता है कि तेज जीडीपी ग्रोथ का मतलब जरूरी नहीं कि लोगों की खुशहाली, वेलबींग या जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही हो। हम इस मामले में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से भी पीछे थे। 126th रैंक, ये आंकड़े तो वाकई हिला देने वाले हैं। 40% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास। तो आज का विश्लेषण कह रहा है कि यूबीआई का तर्क अब बदल गया है। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे से अब 2025 में क्या फर्क आया है? हाँ, विश्लेषण का कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि यूबीआई का औचित्य, जस्टिफिकेशन, अब बदल गया है फ्रॉम एफिशिएंसी टू नेसेसिटी, मतलब दक्षता से आवश्यकता तक। अच्छा, कैसे? 2017 आर्ग्यूमेंट, तब का तर्क मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर केंद्रित था। यूबीआई को भ्रष्ट, अक्षम और लीकेज से भरी सब्सिडी प्रणालियों को बदलने के एक बेहतर तरीके के रूप में देखा गया था। सोचा गया कि सीधे लोगों के खाते में पैसा भेजना ज्यादा कारगर होगा। 2025 आर्ग्यूमेंट, अब का तर्क संरचनात्मक आवश्यकता, स्ट्रक्चरल नेसेसिटी और सामाजिक लचीलापन, सोशल रेजिलियंस पर केंद्रित है। अब यूबीआई को सिर्फ सब्सिडी का विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा कवच, सोशल सेफ्टी नेट माना जा रहा है। वो 4 चुनौतियां जो आपने बताई, ऑटोमेशन, प्रिकैरिटी। जी हाँ, इसके नए और ज्यादा जरूरी कारण हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। 1. ऑटोमेशन। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 800 मिलियन यानी 800 मिलियन यानी 80 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। यूबीआई भारत के कमजोर अर्धकुशल कार्यबल के लिए एक आय का सहारा, इनकम बफर बन सकता है। 2. प्रिकैरिटी, अनिश्चितता। गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण सोशल सेफ्टी नेट प्रदान करता है, जिनके पास पारंपरिक रोजगार सुरक्षा, हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन नहीं होती। 3. अनपेड लेबर, अवैतनिक श्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूबीआई पहली बार उस अदृश्य देखभाल कार्य,
इनविजिबल केयर वर्क, जैसे घर संभालना, बच्चों बूढ़ों की देखभाल, जो मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, उसे स्पष्ट रूप से मान्यता और इनाम, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड देता है। ये काम हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, पर जीडीपी में नहीं गिना जाता। 4. इनइक्वालिटी, असमानता। जैसा कि आंकड़ों ने दिखाया, भारत में धन का अत्यधिक संकेंद्रण है। यूबीआई इसका मुकाबला करने के लिए एक सीधा, सरल और प्रभावी पुनर्वितरण उपकरण है। ये अनपेड लेबर वाला पॉइंट तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, विश्लेषण में यूबीआई को लोक लुभावनावाद, पॉपुलिज्म का एंटीडोट भी कहा गया है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आमतौर पर तो ऐसी योजनाओं को ही लोक लुभावन या फ्रीबी या रेवड़ी कहा जाता है। हाँ, ये विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे मजबूत दार्शनिक तर्क, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है। देखिए, भारत में आजकल फ्रीबी कल्चर या रेवड़ी कल्चर, जिसे एकेडमिक भाषा में लोक लुभावन संरक्षण, पॉपुलिस्ट पेट्रोनेज कहते हैं, उस पर जोरदार बहस चल रही है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अस्थायी मुफ्तखोरी, एडहॉक फ्रीबीज का सहारा लेते हैं, जैसे मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, कर्ज माफी वगैरह। जी। विश्लेषण कहता है कि ये प्रणाली कई मायनों में खराब है। ये लेन देन आधारित, ट्रांजैक्शनल है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुफ्त बिजली दूंगा। ये शर्ती है, ये सत्ताधारी दल की मेहरबानी, पार्टिसन जेनरोसिटी पर निर्भर करती है। और ये पितृसत्तात्मक है। ये मतदाताओं को लेन देन वाले उपहारों का बंधक, हॉस्टेज टू ट्रांजैक्शनल गिवअवेज बनाए रखता है। तो यूबीआई इससे अलग कैसे है? वो भी तो सरकार से मिलने वाला पैसा ही है, उसे फ्री भी क्यों नहीं माना जा रहा? यहीं पर यूबीआई का मास्टर स्ट्रोक है। जैसा विश्लेषण कहता है, यूबीआई कोई फ्रीबी या रेवड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। एक, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। यह देश के हर नागरिक को मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के, अमीर, गरीब, किसी भी जाति, धर्म, लिंग या राजनीतिक विचारधारा का हो, सबको। 2, अनकंडीशनैलिटी, बिना शर्त। ये पैसा पाने के लिए आपको कोई शर्त पूरी नहीं करनी होगी। ये सिर्फ आपके नागरिक होने का अधिकार है। अ यूनिवर्सल राइट बेस्ड सोलली ऑन सिटीजनशिप। अच्छा। यूनिवर्सल और अनकंडीशनल। जी। अब सोचिए, क्योंकि ये सार्वभौमिक और बिना शर्त है, ये पक्षपात पूर्ण मेहरबानी के दायरे से बाहर हो जाता है। कोई सत्ताधारी दल किसी नागरिक को उसकी यूबीआई छीनने की धमकी नहीं दे सकता, न ही कोई विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए यूबीआई का वादा कर सकता है, क्योंकि ये तो सबको पहले से ही मिल रहा होगा। अरे वाह! ये लक्षित सब्सिडीज या अस्थायी मुफ्तखोरी के राजनीतिक हथियार, पॉलिटिकल वेपनाइजेशन को काफी हद तक निष्क्रिय कर देता है। ये तो गजब का पर्सपेक्टिव है। मतलब यूबीआई नागरिक राज्य संबंध, सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप को ही बदल सकता है, संरक्षण से अधिकार की तरफ। बिल्कुल। विश्लेषण का तर्क है कि यूबीआई इस रिश्ते को उपभोक्तावाद और पितृसत्तात्मक संरक्षण से निकालकर नागरिकता और अधिकारों पर आधारित रिश्ते में बदलता है। ये नागरिक को ज्यादा एजेंसी और गरिमा देता है। इसलिए ये लोक लुभावनवाद का मारक है, न कि उसका हिस्सा। कमाल है, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन यूबीआई के खिलाफ भी तो मजबूत तर्क दिए जाते हैं, जैसे इससे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और सरकार पर भारी बोझ, फिस्कल कॉस्ट पड़ेगा। इनका क्या जवाब है विश्लेषण में? हाँ, ये तो सबसे बड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनका जवाब देना जरूरी है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति लेख बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के डर को खारिज करता है। तर्क यह है कि इतिहास में जो भयानक हाइपर इन्फ्लेशन के दौर आए हैं, जैसे जर्मनी या जिम्बाब्वे, वो इसलिए नहीं आए कि आम लोगों को खर्च करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा मिल गया डिमांड बढ़ने से, हाँ, बल्कि इसलिए आए कि देश की उत्पादन क्षमता ही ध्वस्त हो गई थी। कोलैप्स ऑफ सप्लाई। अगर यूबीआई को जिम्मेदारी से वित्त पोषित किया जाए और देश में सामान और सेवाओं की सप्लाई बनी रहे, तो थोड़ी बहुत महंगाई भले ही हो, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है। फिस्कल कॉस्ट, राजकोषीय लागत, ये एक वास्तविक चुनौती है जिसे विश्लेषण भी स्वीकार करता है। यूबीआई लागू करना सस्ता नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने अनुमान लगाया था कि अगर भारत में गरीबी रेखा उस समय के हिसाब से लगभग 7,620 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, 7,620 रुपए के बराबर भी यूबीआई दिया जाए, तो इस पर देश की जीडीपी का लगभग 4 से 5% खर्च आएगा। 4 से 5% जीडीपी का? ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या ये प्रैक्टिकल है? सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से? ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। विश्लेषण इसका कोई आसान जवाब नहीं देता, लेकिन वो इस बहस को एक अलग नजरिए से देखने को कहता है। वो पूछता है
गलना अब यह नहीं है कि क्या हम यूबीआई का खर्च उठा सकते हैं, बल्कि क्या हम उस बड़े पैमाने पर आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक अस्थिरता की लोकतांत्रिक लागत वहन कर सकते हैं जो भविष्य में आने वाली है। मतलब ये भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है। हाँ, एक तरह से यूबीआई को भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा रहा है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में विश्लेषण क्या नीतिगत सिफारिशें, पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है? यूबीआई लागू करना हो तो कैसे करें? विश्लेषण कुछ व्यवहारिक सुझाव देता है। 1. फेज्ड रोल आउट, चरणबद्ध रोल आउट। एकदम से पूरे देश में लागू करने के बजाय इसे चरणों में शुरू किया जाए। सबसे पहले सबसे कमजोर और जरूरतमंद समूहों, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति, शायद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। 2. कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस इनिशियली, पूरक बने, प्रतिस्थापित न करें शुरुआत में। शुरुआती चरणों में यूबीआई को मौजूदा जरूरी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, राशन प्रणाली और एमजीएनआरईजीए, मनरेगा का पूरक सप्लीमेंट होना चाहिए, न कि उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। बाद में देखा जा सकता है। 3. क्लोज द डिजिटल गैप, डिजिटल अंतर को पाटें। यूबीआई को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक मजबूत डिजिटल और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जनधन खाते, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी जरूरी है। दूर दराज और आदिवासी इलाकों में अभी भी कमियां हैं। इन्हें दूर करना होगा ताकि यूबीआई में यानी यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता वास्तव में प्रभावी हो सके। ये सुझाव काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। वाकई यूबीआई एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले समय में और भी ज्यादा बहस और रिसर्च देखने को मिलेगी। चलिए, अर्थव्यवस्था की इस गहरी चर्चा के बाद अब एक और महत्वपूर्ण खबर देखते हैं जो भारत के एक बड़े पीएसयू से जुड़ी है। एनएचपीसी लिमिटेड आज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। जी हाँ, एनएचपीसी लिमिटेड, जिसका पुराना नाम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन था, भारत का प्रमुख जल विद्युत पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी कंपनी है। आज 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर 2025 को ये अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली मना रहा है। गोल्डन जुबली। जी, इस खास मौके पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने एनएचपीसी के सम्मान में 50 रुपए यानी 50 रुपए का एक स्मारक सिक्का, कमेमोरेटिव कॉइन भी जारी किया। 50 साल? ये तो किसी भी संस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। यूपीएससी के नजरिए से एनएचपीसी क्यों महत्वपूर्ण है? एनएचपीसी कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है और एनएचपीसी इसमें एक बड़ा खिलाड़ी है, खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत में। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, रोल, परफॉर्मेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, प्रदर्शन और विकास। इसके अध्ययन के लिए एनएचपीसी एक अच्छी केस स्टडी है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी की ओर संक्रमण और पेरिस समझौते के तहत तय किए गए पंचमृत लक्ष्य और नेट जीरो टारगेट को हासिल करने में एनएचपीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एनएचपीसी के बारे में कुछ की फैक्ट्स बताएं? इसकी क्षमता वगैरह, क्या स्टेटस है इसका? जरूर। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। नवरत्न? जी, नवरत्न स्टेटस उन चुनिंदा बड़े और मुनाफे वाले पीएसयूज को दिया जाता है जिन्हें ज्यादा स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स मिलती हैं। आज एनएचपीसी की स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अपने 30 पावर स्टेशनों से 8,333 एमडब्ल्यू, 8,333 मेगावाट से ज्यादा है। 8,000 मेगावाट से ज्यादा? जी, और इसके अलावा 14 और परियोजनाएं भी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भारत की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है। ये तो काफी ज्यादा है। एनएचपीसी की इन 50 सालों की यात्रा को हम कैसे देख सकते हैं? क्या इसका फोकस बदला है वक्त के साथ? हाँ, एनएचपीसी की यात्रा को हम मोटे तौर पर 2 चरणों में बांट सकते हैं और इसमें एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखता है। फेज 1 1975 टू 2000, जब एनएचपीसी बना, वो तेल संकट, ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973 के बाद का दौर था। देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता,
एनर्जी सेल्फ रिलायंस के लिए जूझ रहा था। एनएचपीसी का शुरुआती फोकस बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाओं, लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर था, खासकर मुश्किल हिमालयी क्षेत्रों में। फेज 2 2010 प्रेजेंट। पिछले दशक से खासकर भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने और नेट जीरो लक्ष्य अपनाने के बाद एनएचपीसी ने अपने फोकस में एक बड़ा बदलाव किया है। इसने खुद को सिर्फ एक हाइड्रो पावर कंपनी के बजाय एक 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी, 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी के रूप में रीब्रांड किया है। 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी, ये सिर्फ रीब्रांडिंग है या वास्तव में ऐसा हुआ है? मतलब क्या वो अब सिर्फ ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये उनके पोर्टफोलियो के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन में दिखता है। एनएचपीसी अब सिर्फ जल विद्युत पर निर्भर नहीं है। इसने सक्रिय रूप से सौर ऊर्जा, सोलर पावर, पवन ऊर्जा, विंड पावर और यहाँ तक कि भविष्य की ऊर्जा माने जाने वाले हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है और परियोजनाएं स्थापित की हैं या कर रहा है। अच्छा, तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये बदलाव क्यों जरूरी था एनएचपीसी के लिए? हाइड्रो तो ग्रीन ही है। ये रणनीतिक बदलाव एनएचपीसी की भविष्य की प्रासंगिकता, फ्यूचर रेलेवेंस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जल विद्युत बेशक एक स्वच्छ, क्लीन और नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां? बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत लंबा समय लगता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। इनकी शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होती है, हाई कैपिटल कॉस्ट्स, और इनके कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभाव, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और लोगों का विस्थापन, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे अक्सर सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़े होते हैं। हाँ, ये तो हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मामलों में देखा है। विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। इन चुनौतियों को देखते हुए एनएचपीसी का सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसी दूसरी हरित ऊर्जाओं में विविधीकरण एक समझदारी भरा कदम है। इससे वो अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर रहा है, रिस्क कम कर रहा है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। 50 साल पूरे होने पर यह बदलाव एनएचपीसी के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। एनएचपीसी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। चलिए अब चलते हैं कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन में। और आज यहाँ भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की रचना के आज ठीक 150 साल पूरे हो गए हैं। 150 साल? जी, 150 साल। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आज से 1 साल तक चलने वाले स्मरण उत्सव, ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। 150 साल। वंदे मातरम तो हमारी आज़ादी की लड़ाई का, कहना चाहिए, एंथम रहा है एक तरह से। इसकी रचना कब और कैसे हुई थी? किसने की थी? इसकी रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने ठीक आज ही के दिन, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, को वर्ष 1875 में की थी। 1875 में? आज ही के दिन? जी। ये स्मरणोत्सव भी आज नवंबर 7, 2025, 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर अगले साल नवंबर 7, 2026, 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। यूपीएससी के लिए वंदे मातरम का इतिहास जानना क्यों जरूरी है? सिलेबस में कहाँ आता है ये? ईजीएस पेपर 1 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। मॉडल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, इसके विभिन्न चरण, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और राष्ट्रवाद के उदय में साहित्य और गीतों की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर एंड सॉन्ग्स इन नेशनलिज्म। वंदे मातरम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के बाद का भारत, स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण, कंसोलिडेशन और संविधान का निर्माण, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कैसे मिला, ये जानना जरूरी है। प्रीलिम्स, प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य, तिथियां, व्यक्तित्व जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, जहां वंदे मातरम गाया गया या उस पर चर्चा हुई। चलिए, तो फिर वंदे मातरम की इस 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा, हिस्टोरिकल जर्नी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत 1875 से हुई। क्या था ये मूल रूप में? हाँ, 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में रचा। मूल रूप से ये भारत माता को एक देवी, मदर गॉडेस के रूप में पूजते हुए मातृभूमि के लिए एक भजन, हिम टू द मदरलैंड था। इसकी धुन भी शायद उन्होंने खुद ही बनाई थी।
और फिर ये उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ। वो उपन्यास किस बारे में था? हाँ, कुछ साल बाद 1882 में उन्होंने इसे अपने मौलिक बंगाली उपन्यास आनंद मठ, जिसका अर्थ है द एबी ऑफ ब्लिस या आनंद का मठ, में शामिल किया। ये उपन्यास 18वीं सदी के अंत में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिबेलियन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित था। उपन्यास में किए गीत विद्रोहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। अच्छा, लेकिन ये गीत आम जनता और राजनीतिक मुख्यधारा में कब लोकप्रिय हुआ, उपन्यास से निकलकर? ये राजनीतिक मुख्यधारा में तब आया जब इसे पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। टैगोर ने गाया? जी, टैगोर ने। उन्होंने इसकी धुन को भी परिष्कृत किया था। वहां से ये गीत कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाने लगा। और फिर आया 1905, बंगाल विभाजन। बिल्कुल। और ये स्वदेशी आंदोलन का नारा बन गया। बिल्कुल। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसके खिलाफ जोरदार स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वंदे मातरम इस आंदोलन का सबसे शक्तिशाली और एकीकृत नारा, यूनिफाइंग स्लोगन, और कहना चाहिए प्रार्थना भजन बन गया। सड़कों पर, जुलूसों में, सभाओं में हर तरफ वंदे मातरम गूंजने लगा। एक राजनीतिक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल पहली बार अगस्त 7, 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता की एक बड़ी सभा में दर्ज किया गया था। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? डर गए थे क्या? डर तो गए ही होंगे। ब्रिटिश प्रशासन इसकी ताकत को समझ गया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध, बैन लगा दिया। लेकिन दमन से ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गया। अब वंदे मातरम बोलना ब्रिटिश शासन की अवंग, एक्ट ऑफ डिफायंस का प्रतीक बन गया। हजारों स्वतंत्रता सेनानी ये नारा बोलते हुए लाठियां खाते थे, जेल जाते थे। क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली उस समय? हाँ, 1907 में मैडम भिकाजी कामा, जो एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थी, उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, में भारत का एक प्रारंभिक झंडा, एन अर्ली वर्जन ऑफ द इंडियन फ्लैग, फहराया था। उस झंडे के बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित था। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। जी, ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था। ये तो वाकई एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन हमने सुना है कि वंदे मातरम को लेकर कुछ विवाद, कंट्रोवर्सी भी रहा, खासकर आजादी के बाद इसे राष्ट्रगान बनाने को लेकर। ये क्या था? हाँ, ये सच है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक शक्तिशाली और यूनिफाइंग प्रतीक होते हुए भी इसके कुछ हिस्सों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। गीत के मूल रूप में जो बाद के छंद, लेटर स्टैंजाज हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं जैसे दुर्गा और लक्ष्मी के स्पष्ट संदर्भ शामिल हैं। अच्छा। भारत की विविधता को देखते हुए कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों, विशेष रूप से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे राष्ट्रीय मंचों पर गाने पर आपत्ति जताई। उन्हें लगा कि ये एक बहुधर्मिक राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है और इसमें मूर्ति पूजा के तत्व हैं। ये तो एक संवेदनशील मुद्दा था। तो इस विवाद का समाधान कैसे निकला? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या फैसला किया? ये बहुत ही नाजुक मुद्दा था, खासकर विभाजन के माहौल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को काफी पहले ही 1937 में ही समझ लिया था। 1937 में ही? हाँ। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के समर्थन से कांग्रेस ने 1937 में ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि सार्वजनिक सभाओं में राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद, फर्स्ट 2 स्टैंजाज, ही गाए जाएंगे। सिर्फ पहले 2। क्यों? क्योंकि ये छंद मुख्य रूप से मातृभूमि की वंदना करते हैं और इनमें कोई स्पष्ट धार्मिक संदर्भ नहीं है जो किसी को आपत्तिजनक लगे। इन्हें गैर सांप्रदायिक, नॉन सेक्टेरियन माना गया। अच्छा। और अंतिम फैसला संविधान सभा में कब हुआ? आजादी के बाद? अंतिम फैसला संविधान लागू होने जनवरी 26, 1950 से ठीक 2 दिन पहले, यानी जनवरी 24, 1950 को लिया गया। सिर्फ 2 दिन पहले? जी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। संविधान सभा में इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई औपचारिक बहस, फॉर्मल डिबेट या मतदान, वोटिंग नहीं हुआ। वोटिंग नहीं हुई? क्यों? शायद नेताओं को लगा कि वोटिंग से मतभेद और बढ़ सकते हैं, जो नए नए बन रहे गणराज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। एकता बनाए रखना ज्यादा जरूरी था।
तो फिर फैसला हुआ कैसे, बिना बहस बिना वोटिंग के? इसके बजाय संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने सदन में एक औपचारिक बयान, अ फॉर्मल स्टेटमेंट दिया और उसी बयान को सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये भारतीय राजनीति की आम सहमति, कंसेंसस बिल्डिंग बनाने की अद्भुत क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बयान में क्या कहा था, क्या शब्द थे उनके? डॉक्टर प्रसाद ने पहले घोषणा की कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम होगा। फिर उन्होंने वंदे मातरम के बारे में कहा, और ये शब्द महत्वपूर्ण है कि गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा, शैल बी ऑनर्ड इक्वली विद जन गण मन, और इसे राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाएगा। समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का बीच का रास्ता था? बिल्कुल, ये राजनीतिक समझौते, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इसने दो अलग अलग श्रेणियां, कैटेगरीज बना दी, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। जनगण मन को औपचारिक प्रधानता, ऑफिशियल प्राइमेसी दी गई राष्ट्रगान के रूप में, लेकिन वंदे मातरम को उसकी ऐतिहासिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव का सम्मान करते हुए समान सम्मान, इक्वल ऑनर दिया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। इस जानबूझकर अपनाई गई थोड़ी अस्पष्टता, डिलिबरेट एम्बिग्यूटी, ने गीत के गौरवशाली अतीत का भी सम्मान रखा और नए गणराज्य की बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक और राजनीतिक संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखा। क्या आप राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बीच मुख्य अंतरों को संक्षेप में बता सकते हैं, एक टेबल जैसा, श्रोताओं के लिए? हाँ, एक तुलनात्मक नजर डाल लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। फीचर जन गण मन, नेशनल एंथम, वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग। चलिए, वंदे मातरम का इतिहास वाकई प्रेरणादायक है और ये समझौता भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन की ओर। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन की खबर है। जी हाँ, 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन 2025, 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन 2025 आज नवंबर 7 नवंबर से गुरुग्राम, हरियाणा में शुरू हो रहा है। गुरुग्राम में? ओके। जी, ये 3 दिन चलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस। अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी परिवहन, UPSC के लिए ये टॉपिक कहाँ आता है? ये GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन ट्रांसपोर्ट, शहरी परिवहन के तहत आता है, और GS पेपर 1 सोसाइटी ज्योग्राफी में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज के तहत भी महत्वपूर्ण है। भारत तेजी से शहरीकरण कर रहा है और शहरों में ट्रैफिक जैम, प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन की कमी, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। UMI जैसे सम्मेलन इन पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस साल के सम्मेलन की थीम क्या है और क्या इसका कोई खास महत्व है? थीम क्या बताती है? हाँ, इस साल की थीम बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत की शहरी नियोजन नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। थीम है शहरी विकास और गठजोड़, अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। नेक्सस यानी गठजोड़ या संबंध। इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या नया है इसमें? ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब शहरी नियोजन के पुराने 20वीं सदी के मॉडल से आगे बढ़ रहा है। पुराना मॉडल था भविष्यवाणी करो और प्रदान करो, प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड। मतलब अगर ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है तो भविष्यवाणी करो कि भविष्य में और बढ़ेगा और उसके लिए एक नया फ्लाईओवर या सड़क बना दो। ये मॉडल परिवहन ट्रांसपोर्ट को एक अलग थलग आइसोलेटेड समस्या मानता था। तो नेक्सस दृष्टिकोण क्या कहता है? नया क्या है इसमें? नेक्सस दृष्टिकोण एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग पर जोर देता है। ये मानता है कि आप गतिशीलता, मोबिलिटी यानी लोगों और सामानों की आवाजाही को शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट
यानी शहर कैसे और कहाँ बस रहे हैं, कहाँ घर बन रहे हैं, कहाँ ऑफिस, उससे अलग करके प्लान नहीं कर सकते। अच्छा, दोनों जुड़े हुए हैं। जी, दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ये नया प्रतिमान वकालत करता है। कंकरेंट प्लानिंग, परिवहन समाधान जैसे नई मेट्रो लाइन या बस कॉरिडोर की योजना बनाते समय ही उसके आसपास शहरी डिजाइन जैसे स्टेशन के पास ज्यादा घनत्व वाला विकास, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की योजना भी साथ साथ बनाना। इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डीओडी भी कहते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन, शहर में चलने वाले औपचारिक फॉर्मल जैसे बस, मेट्रो और अनौपचारिक परिवहन प्रणालियों, इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे ऑटो, रिक्शा, शेयरिंग कैब को आपस में जोड़ना। डेटा एंड टेक्नोलॉजी, डेटा संचालित समाधान, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस और डिजिटल तकनीक जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके निर्बाध मल्टी मोडल परिवहन बनाना। मतलब लोग आसानी से बस से उतरकर मेट्रो पकड़ सकें या मेट्रो से निकलकर साइकिल शेयरिंग का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मतलब सिर्फ सड़कें या मेट्रो बनाना काफी नहीं है, पूरे शहर की प्लानिंग को ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट एक साथ प्लान करना होगा। बिल्कुल, ये एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच ही स्थायी शहरीकरण, सस्टेनेबल अर्बनिज्म का मूल सिद्धांत है। इसका लक्ष्य सिर्फ वाहनों को तेजी से चलाना नहीं, बल्कि शहरों को ज्यादा लचीला और रहने योग्य, रिजिलिएंट एंड लिवेबल सिटीज बनाना है। ऐसे शहर जहां लोग आसानी से, सस्ते में और सुरक्षित रूप से घूम फिर सकें, जहां प्रदूषण कम हो और जहां जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो। UMI 2025 इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक मंच है। बहुत बढ़िया। ये सोच वाकई जरूरी है हमारे बढ़ते शहरों के लिए। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पर। आज यहाँ क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो सीधे तौर पर UPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और जिसके बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की ओर चलते। दिल्ली एयरपोर्ट से एक चिंताजनक खबर है आज। हाँ, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट, जो देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, पर आज सुबह यानी शुक्रवार सुबह उड़ानों के संचालन, फ्लाइट ऑपरेशंस में काफी देरी, सिग्निफिकेंट डिलेज हुई। अच्छा, क्यों? कारण बताया गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली में तकनीकी समस्या। टेक्निकल इशू विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ओहो, इससे तो बहुत दिक्कत हुई होगी यात्रियों को। UPSC के नजरिए से इस घटना को कैसे देखें? ये तो एक टेक्निकल इशू लगता है। हाँ, ये बाज़ाहिर अपेरेंटली एक तकनीकी गड़बड़ी लगती है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई पहलुओं को उजागर करती है। GS पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ ATC प्रणाली पर साइबर हमले की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। GS पेपर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर CNI, यानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना। एयरपोर्ट्स, खासकर IGI जैसा बड़ा एयरपोर्ट CNI का हिस्सा हैं। इनकी सुरक्षा और सुचारू संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो ये घटना क्या दर्शाती है CNI के बारे में? ये घटना भले ही इसका कारण सिर्फ एक तकनीकी खराबी हो, असल में भारत के क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर CNI के लिए एक वास्तविक दुनिया का तनाव परीक्षण, रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट है। IGI एयरपोर्ट देश के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में से एक है और उसका तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC प्रणाली विफलता का एक संभावित एकल बिंदु, पोटेंशियल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर वो फेल हुआ तो सब गड़बड़। जी, अगर ATC ठप हो जाए तो पूरा एयरपोर्ट ठप हो सकता है, जिसके गंभीर आर्थिक और सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो ये CNI की भेद्यता, वल्नरेबिलिटी को उजागर करती है। बिल्कुल, ये घटना CNI की अत्यधिक भेद्यता, एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी को उजागर करती है। ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रश्न खड़ा करती है। विभिन्न प्रकार के व्यवधानों, डिस्रप्शंस के खिलाफ हमारे CNI का रेजिलियंस, लचीलापन कितना मजबूत है। इन व्यवधानों में शामिल हो सकते हैं तकनीकी गड़बड़ियां, जैसा आज हुआ,
साधारण विफलताएं जैसे अचानक बिजली चले जाना, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, साइबर हमले, जानबूझकर किए गए हमले और सबसे खतरनाक परिष्कृत साइबर भौतिक हमले, सोफिस्टिकेटेड साइबर फिजिकल अटैक्स। साइबर फिजिकल मतलब जहां एक साइबर हमला जैसे एटीसी सॉफ्टवेयर पर वास्तविक दुनिया में भौतिक व्यवधान, फिजिकल डिसरप्शन जैसे सभी उड़ानों को रोकना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया हो। बाप रे, मतलब खतरा कई तरह का है, सिर्फ टेक्निकल ग्लिच नहीं। हाँ, इसलिए आज का व्यवधान, चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, एक चेतावनी, वेकअप कॉल है। ये भारत के सभी क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पावर ग्रिड हो, परमाणु संयंत्र हो, बैंकिंग सिस्टम हो या कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए मजबूत अतिरेक यानी बैकअप सिस्टम, विफल सुरक्षा यानी फेल होने पर भी सुरक्षित रहने के उपाय और अभेद्य साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, इम्प्रेग्नेबल साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाने की तत्काल आवश्यकता को लेखांकित करता है। बिल्कुल सही कहा। सीएनआई की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोशल इश्यूज इन वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण सेक्शन पर। यहाँ आज क्या है? सामाजिक मुद्दों में आज हमने पहले इकोनॉमी सेक्शन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई पर जो विस्तृत चर्चा की, सेक्शन 2.1, वो सीधे तौर पर भारत में मौजूद गंभीर सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। हाँ, वो तो है ही। खासकर अत्यधिक धन असमानता, एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी। जैसा हमने देखा, टॉप 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति का होना, ये एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। जीडीपी वृद्धि का कल्याण में परिवर्तित न होना, डिस्कनेक्ट बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड वेलबींग। भारत 8.4% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी की खुशहाली तक नहीं पहुंच रहा है। अवैतनिक देखभाल कार्य, यूबीआई की चर्चा ने महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक काम के मुद्दे को भी उभारा है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक और लैंगिक मुद्दा है। हाँ, यूबीआई की चर्चा इन मुद्दों का एक संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। तो श्रोता उस विश्लेषण को दोबारा सुन सकते हैं सेक्शन 2.1 में। अब कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत का जिक्र भी कर लेते हैं। आज यहाँ भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जी, संस्कृति के खंड में हमने आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ सेक्शन 3.1 पर विस्तार से बात की। वो चर्चा दिखाती है कि कैसे साहित्य, आनंद मठ और गीत वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन लामबंदी, मास मोबिलाइजेशन का एक शक्तिशाली उपकरण बने, खासकर स्वदेशी आंदोलन 1905 में, और कैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, खासकर संविधान सभा में, विभिन्न विचारों और संवेदनशीलताओं के बीच राजनीतिक समझौते किए जाते हैं ताकि एकता बनी रहे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का चुनाव इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये क्रॉस रेफरेंसिंग अच्छी है, इससे टॉपिक्स आपस में जुड़ जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। अब क्या आज की खबरों से एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए भी कुछ इनसाइट्स मिलते हैं, कोई केसलेट जैसा? हाँ, बिल्कुल। आज की चर्चा से एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 के लिए कुछ बहुत अच्छे केसलेट्स या विचार बिंदु निकलते हैं। 1. कल्याण में पितृसत्ता बनाम एजेंसी, पैटर्नलिज्म वर्सेस एजेंसी इन वेलफेयर, यूबीआई की बहस, सेक्शन 2.1 एक बुनियादी नैतिक प्रश्न उठाती है। राज्य के लिए क्या ज्यादा नैतिक है, पितृसत्तात्मक कल्याण प्रदान करना जैसे पीडीएस या सब्सिडी देना, ये मानते हुए कि राज्य बेहतर जानता है कि गरीबों को क्या चाहिए, या फिर नागरिकों को बिना शर्त नकदी यूबीआई देकर उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार खुद फैसले करने की एजेंसी और स्वतंत्रता देना, उन पर भरोसा करना। ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल का मुद्दा। जी, ये फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस और कंपैशन से जुड़ता है। 2. विरोधी कर्तव्यों का संतुलन, बैलेंसिंग कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज, आवारा कुत्तों का खतरा, सेक्शन 1.2 दो नैतिक कर्तव्यों के बीच सीधा टकराव, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रस्तुत करता है। एक तरफ संविधान का आर्टिकल 51A(G)
हमें जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग क्रीचर्स रखने का कर्तव्य सौंपता है। दूसरी तरफ राज्य का ये परम कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है कि वो अपने नागरिकों को नुकसान, हार्म से बचाए, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी से निकलता है। हाँ, ये तो डिलेमा है। जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र, डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स का सुझाव इन दो विरोधी नैतिक सिद्धांतों के बीच एक व्यवहारिक समाधान या नैतिक समझौता, एथिकल कॉम्प्रोमाइज खोजने का प्रयास है। ये प्रशासकों के सामने आने वाले एथिकल डायलेमास का एक अच्छा उदाहरण है। 3 राजनीतिक मुफ्तखोरी की एथिक्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीबीज। यूबीआई विश्लेषण यानी सेक्शन 2.1 ने लोकल उभावन, संरक्षण या रेवड़ी कल्चर की नैतिकता पर सवाल उठाया। क्या राजनीतिक दलों के लिए वोट हासिल करने या अल्पकालिक निष्ठा बनाने, मैन्युफैक्चर शॉर्ट टर्म अलीजेंस के लिए तदर्थ मुफ्तखोरी, एडहॉक फ्रीबीज का इस्तेमाल करना नैतिक रूप से सही, एथिकली जस्टिफाइबल है, या फिर ये नागरिक राज्य के बीच के सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कमजोर करता है, जो अधिकारों, राइट्स, कर्तव्यों, ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए, न कि लेन-देन, ट्रांजैक्शनल पर। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड्स ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस जैसे विषयों से जुड़ता है। ये एथिक्स लिंकेजेस बहुत उपयोगी हैं। ये दिखाते हैं कि करंट अफेयर्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, उनमें गहरे नैतिक आयाम भी छुपे होते हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं आज की खबरों में कौन से स्थान, व्यक्ति, रिपोर्ट और समितियां महत्वपूर्ण रहीं। प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स, कमिटीज इन न्यूज। एक क्विक रिकैप। जरूर। आज के मुख्य बिंदु हैं स्थान, प्लेसेस, असम, ACI के SIR 2.0 से बाहर, सेक्शन 6 से और 2019 NRC के कारण, गुरुग्राम, हरियाणा, 18वें UMI सम्मेलन 2025 का मेजबान, दिल्ली IGI एयरपोर्ट, ATC तकनीकी गड़बड़ी, CNI की भेद्यता। व्यक्ति, पर्सन्स, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के रचयिता, नवंबर 7, 1875। रविंद्रनाथ टैगोर, INC सत्र 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाने वाले जनगण मन के रचयिता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा अध्यक्ष, जैन 24, 1950 को राष्ट्रगान गीत पर बयान दिया। संस्थान और रिपोर्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड रिपोर्ट्स, NHPC लिमिटेड, 50वीं वर्षगांठ, नवरत्न, PSU, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, UBI विश्लेषण में उद्धृत ऑटोमेशन से जॉब लॉस का अनुमान, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, भारत की धन असमानता आंकड़ों का स्रोत, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, भारत की 126th रैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, SIR 2.0 और असम अपवाद पर चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आवारा कुत्तों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान। ये लिस्ट प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों, डेटा पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो आज की चर्चा में सामने आए। नंबर्स अक्सर याद रखने में मुश्किल होते हैं, तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। हाँ, आंकड़े जरूरी हैं। आज के मुख्य डेटा पॉइंट्स हैं: वंदे मातरम, रचना की 150वीं वर्षगांठ, नवंबर 7, 1875। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया जान 24, 1950। असम NRC 2019, 19.06 लाख लोग बाहर, 3.11 करोड़ शामिल, लागत 1600 करोड़ से अधिक। सेक्शन 6A, असम के लिए कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971, SC द्वारा अक्टूबर 2024 में वैध। भारत इकोनॉमी 2023-24, 8.4% GDP ग्रोथ। भारत इनइक्वालिटी 2023, वेल्थ जीनी 75, टॉप 1% के पास 40% धन, टॉप 10% के पास 77% धन। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, भारत रैंक 126, 137। UBI कॉस्ट, न्यूनतम UBI पर GDP का लगभग 5% खर्च। जॉब ऑटोमेशन 2030 तक दुनिया में लगभग 800 मिलियन जॉब लॉस, मैकिंजी। NHPC 50वीं वर्षगांठ, नवरत्न दर्जा, क्षमता 8333 MW। डॉग बाइट्स, भारत में सालाना लगभग 3.7 मिलियन मामले, SC द्वारा उद्धृत। के संकटों, ऑटोमेशन, इनक्वालिटी, क्लाइमेट के लिए जरूरी नया औचित्य, एफिशिएंसी से नेसेसिटी तक का सफर, अनपेड वर्क को मान्यता,
पॉपुलिज्म का मारक, चुनौती, फिस्कल कॉस्ट लगभग 5% जीडीपी, सुझाव, फेज्ड रोल आउट, पूरक बने, डिजिटल गैप भरें। 2. ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और असम अपवाद पर मुख्य तर्क, एनआरसी सेक्शन 6A से टकराव टालने की कोशिश। मुख्य तर्क, सीईसी के दावे पर सवाल, एनआरसी पूरा हो चुका। मुख्य तर्क, बैकडोर एनआरसी के आरोप को बल। मुख्य तर्क, ज्यूरिसडिक्शनल ओवररीच का मुद्दा, ईसीआई नागरिकता तय नहीं कर सकता। निष्कर्ष, ईसीआई अपने दायरे में रहे, एसआईआर गाइडलाइंस स्पष्ट हों। ये दोनों विश्लेषण आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें थीं। अब बारी है प्रीलिम्स फैक्ट्स की, कुछ क्विक फैक्ट्स जो सीधे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एकदम फटाफट अंदाज में। बिल्कुल, लेट्स रिवाइज क्विकली। फॉर प्रीलिम्स, एनएचपीसी लिमिटेड 50वीं वर्षगांठ 9/7/2025, स्टेटस नवरत्न पीएसयू, वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी 9/7/1875, पहली बार गाया आईएनसी 1896, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत अपनाया जैन 24 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बयान द्वारा। असम एनआरसी 2019, अंतिम सूची ऑग 31 2019, बाहर हुए 19.06 लाख। सेक्शन 6A सिर्फ असम के लिए, कट ऑफ डेट मार्च 24 1971, एससी द्वारा अक्टूबर 2024, वैध। 18वां यूएमआई सम्मेलन 2025, स्थान गुरुग्राम, थीम अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस, आयोजक MoHUA। यूबीआई लागत ES 2017 अनुमान, क्वाजी यूबीआई पर जीडीपी का 4 से 5%। इंडिया वेल्थ इनइक्वालिटी 2023, टॉप 1% पास 40% धन, जीनी 75। वोटर एनरोलमेंट क्वालिफाइंग डेट्स अब साल में 4, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, आरपी एक्ट 1950 संशोधन 2021, पब्लिक हेल्थ डॉग बाइट्स, सालाना 3.7 मिलियन पीआईबी डेटा साइटेड बाय एससी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उत्तर कोरिया ने 9/7/2025 को बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इंटरनेशनल आईपीआर, एससी ने एरिक्सन वर्सेस इंडियन कंपनीज FRAND-SCP जांच बंद की। फैंटास्टिक, ये क्विक रिवीजन बहुत काम आएगा। अब चलते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आज की चर्चा पर आधारित कुछ सवाल जिनका उत्तर लिखने का अभ्यास एस्पिरेंट्स कर सकते हैं। हाँ, मेंस के लिए आज की चर्चा से कुछ अच्छे सवाल बनते। Q1, GS2, पॉलिटी एंड ECI। क्या भारत का चुनाव आयोग ECI स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के संचालन में आर्टिकल 324 के तहत अपने जनादेश से आगे बढ़कर एक समानांतर नागरिकता न्यायाधिकरण बन रहा है? असम एनआरसी और नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के न्याय शास्त्र के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। Q2, GS3, GS2, इकोनॉमी एंड वेलफेयर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI का तर्क पिछले दशक में एक दक्षता उपकरण से 21वीं सदी की संरचनात्मक चुनौतियों के लिए एक आवश्यक सामाजिक अनुबंध तक विकसित हुआ है। भारत के संदर्भ में लोक लुभावन राजनीति के प्रति मारक और अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता के रूप में UBI के दार्शनिक और राजनीतिक मामले का मूल्यांकन करें। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। Q3, GS1, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर। वंदे मातरम का 150 वर्षों का इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद की समावेशी लेकिन कभी-कभी विवादित प्रकृति का प्रतिबिंब है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने के पीछे के जटिल राजनीतिक समझौते पर चर्चा करें। जिस सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और मेंस की तैयारी के लिए बेहतरीन है। चलिए, अब समय है आज के ज्ञान को परखने का। तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। 5 सवाल होंगे, ध्यान से सुनिए और मन में जवाब देने की कोशिश कीजिए। Q1, वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तारीख और किस विधि द्वारा अपनाया गया था? A, 15 अगस्त 1947 संविधान सभा में मतदान द्वारा। B, 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान में शामिल करके।
सी 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक औपचारिक बयान द्वारा और डी 26 जनवरी 1950 एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक औपचारिक बयान द्वारा। याद रखिए, वोटिंग नहीं हुई थी। Q2 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित अंतिम असम एनआरसी सूची के अनुसार लगभग कितने आवेदकों को बाहर रखा गया था? ए 1.9 लाख, बी 19.06 लाख, सी 40.5 लाख या डी 1.06 करोड़। सही उत्तर है बी 19,06,657। Q3 आज के विश्लेषण में प्रस्तुत वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार 2023 तक भारत में शीर्ष 1% टॉप 1% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का अनुमानित कितना हिस्सा था? ए 10%, बी 22%, सी 40%, डी 77%। सही उत्तर है सी 40%। टॉप 1% के पास 40, टॉप 10% के पास 77%। Q4 अक्टूबर 2024 में इन री सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय क्या था? ए इसने धारा 6A को असंवैधानिक करार दिया, बी इसने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, सी इसने मामले को एक बड़ी 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया, डी इसने ECI को धारा 6A को राष्ट्रव्यापी लागू करने का निर्देश दिया। सही उत्तर है बी इसने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। Q5 NHPC लिमिटेड, जिसने 7 नवंबर 2025 को अपनी 50वीं स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई, निम्नलिखित में से कौन सा PSU दर्जा रखता है? ए महारत्न, बी नवरत्न, सी मिनीरत्न श्रेणी आई या मिनीरत्न कैटेगरी आई, डी मिनीरत्न श्रेणी 2 या मिनीरत्न कैटेगरी 2। सही उत्तर है बी नवरत्न। बहुत खूब, उम्मीद है ज्यादातर जवाब सही होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। एक बार जल्दी से आज की टेकअवेज यानी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। क्या क्या सीखा आज हमने? आज हमने समझा ECI के SIR और असम अपवाद का मामला, आर्टिकल 324 और बैकडोर NRC का विश्लेषण, असम NRC 19.06 लाख बाहर और सेक्शन 6A SC द्वारा वैध, UBI का नया तर्क, ऑटोमेशन, प्रिकेरिटी, अनपेड वर्क, इनइक्वालिटी और पॉपुलिज्म का मारक, भारत की धन असमानता, टॉप 1% ओन्स 40%, वंदे मातरम की टाइमलाइन 1875 to 1950 और राष्ट्रीय गीत बनने का समझौता, दिल्ली एयरपोर्ट ATC घटना और CNI की भेद्यता, 18वें UMI सम्मेलन की थीम अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस, NHPC के 50 साल और उसका ग्रीन एनर्जी में डाइवर्सिफिकेशन, आवारा कुत्तों पर SC का हस्तक्षेप, जुडिशियल एक्टिविज्म R21 वर्सेस 51AG और इन सभी के एथिक्स लिंकेजेस। वाह, आज तो वाकई ज्ञान का भंडार खुल गया। आज के विषय हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र और शासन एक सतत कंटिन्यूअसली इवॉल्व होने वाली प्रक्रिया है। संविधान सभा ने सिर्फ नियम नहीं लिखे थे, उन्होंने जटिल और कभी-कभी परस्पर विरोधी आदर्शों और वास्तविकताओं के बीच संतुलन साधने की एक विधि, एक दृष्टिकोण प्रदान किया था। एक UPSC एस्पिरेंट के तौर पर काम सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इस संतुलन साधने की कला, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, को समझना है। कैसे दो विरोधी लेकिन मान्य दृष्टिकोणों के बीच समान सम्मान जैसा रास्ता निकाला जा सकता है। यही विश्लेषणात्मक गहराई, एनालिटिकल डेप्थ, आपको भीड़ से अलग करेगी और एक बेहतर प्रशासक बनाएगी। इस पर्सपेक्टिव को, इस सोच को बनाते रहना है और याद रखना, मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा, जरूर हिलेगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा या आप और क्या सुनना चाहेंगे।